नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। हेल्दी हल्द्वानी लेकर हाजिर हैं। कार्यक्रम आपके लिए लाते हैं हमेशा सेहत, ताकि आपकी अच्छी बनी रहे, बीमारियों से आप दूर रहें। तो आज हम विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मना रहे हैं, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। और हम लोग दोस्तों अक्सर जब हम कोई डिसीजन अपनी ज़िंदगी का लेते हैं तो अक्सर हम बोलते हैं कि हमेशा दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो। कई लोग इस युक्ति को अमल में भी लाते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि हम लोग अपने मस्तिष्क के बारे में बहुत कम ध्यान रख पाते हैं, उसका बहुत कम ख्याल रखते हैं। दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। अब कोविड की बात तो हम फेफड़ों की बीमारियों के बारे में भी बहुत कुछ जानने लगे हैं, लेकिन मस्तिष्क के बारे में हम इग्नोर ही रहते हैं, बहुत कुछ हम जानते नहीं हैं, जबकि एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। तो आज हम विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के बहाने इस पर विस्तार से बात करेंगे। एक बहुत ही मकबूल शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुशीला तिवारी, राजकीय चिकित्सालय के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अभिषेक राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, तो सर आज इस दिवस को आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्या पेशेंट्स के साथ एक रिश्ता है डॉक्टर्स का, भगवान पेशेंट जो है आप लोगों को मानता है, और बहुत ही न्यूरो वाली चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जी, बिल्कुल होती है और आपके कॉम्प्लिकेट। नाम कुछ रिकॉर्ड भी दर्ज हैं कि आपने बहुत कठिन तरह की सर्जरियां की हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे शुरुआत में, क्या मैसेज देंगे और कैसे हुँ। आप लोगों को बताएंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या है? एक्चुअली पहला सवाल आपने जैसे बोला, हमारे जो ट्यूमर्स वाले पेशेंट हैं उनसे अच्छा रिश्ता बन जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो ट्यूमर वाले पेशेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहते हैं। राइट फ्रॉम ओपीडी आने से इन्वेस्टिगेशंस, फिर एडमिट होना, फिर उनका ऑपरेट होना, फिर पोस्ट ऑप केयर। तो मैक्सिमम जो ज़्यादा ट्यूमर वाले जो हमारे साथ काफ़ी उनका वो रहता है, रिश्ता सर रिश्ता कितना रहता है। ड्यूरेशन रहती होगी? लगभग साल 2 साल इलाज का जो। बिल्कुल, साल 2 साल। बेसिकली क्या होता है कि अब मोस्ट ज़्यादा ट्यूमर्स में ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। हम्म। फिर जब एक बार रेडियोथेरेपी खत्म हो जाती है, फिर हम उनको 1-1, 2-2 महीने में बुलाते हैं। हम्म। और उनका रूटीन एमआरआई भी होता है ऑपरेशन के बाद, जी जी जी। 2-2, 3-3, 6-6 महीने बाद। जी सर, और उत्तराखंड में ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है? हाँ जी, बिल्कुल है जी। जी जी, हमने तो सरकारी बहुत, हाँ, आपके हाँ। सुशीला तिवारी में है जी, संभव? बिल्कुल। हम जी। जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ जैसे डेथ में जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें हमारे पास वो औज़ार अभी बाकी हैं होने, लेकिन ज़्यादातर हम जो बड़े-बड़े ट्यूमर्स बाहर पेरिफेरी में होते हैं ब्रेन में, वो हम कर देते हैं। जी, तो 2 न्यूरो सर्जन इस वक़्त आप हैं वहाँ जी, पर, जी। और न्यूरोलॉजिस्ट कोई नहीं है? जी, जी। जी, सर ऐसा भी है कि बहुत कमी रहती है न्यूरोलॉजिस्ट की, न्यूरो सर्जन्स की, हाँ जी, ऐसा है? कमी तो है ही जी। हमारा अब बहुत स्टाफ हमारा कम ही रहता है और डॉक्टर्स भी कम हैं, ये तो है। और और लोड बीमारियाँ रहता उसके है। मुकाबले कितनी आते हैं बहुत पेशेंट? हैं, क्योंकि हमारे पास ट्यूमर के साथ-साथ ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी, ये सब देखना पड़ता है। नॉर्मल जो सर की चोट वाले पेशेंट होते हैं, हुँ। और अपना टीबी हो जाती है जिनको, ये सब भी देखने अच्छा, पड़ते हैं। तो टीबी वाले भी देखते टीबी हैं? भी होती है, तो ये सब देखने में हमें फिर जी, जी, जी। पेशेंट बहुत है और हम मतलब। देखेंगे लगातार दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं, तो इस तरह के चोटिल लोग ज़्यादा आते होंगे बहुत जो आते हैं जी हेड रात में। इंजरी हाँ वाले। जी, जी, बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। जी। तो सर देश में आंकड़ा अगर हम कहें तो कितना, 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं? जी, 40 से अ, 50 हज़ार। जी। अब ये तो मतलब जो मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं चलता, जो गाँव के लोग होते हैं, वो सर दर्द होता है, उनको सर दर्द की दवाई खाते रहते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको दौरे भी आते हैं, वो भी दौरे की दवाई भी वो मतलब अपना रूटीन तरीका, अपना जैसे कि चप्पल सूंघाना और ये ओह! सब करना, वो अभी भी चल रहा है। जी, 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 तो जी। एक शहर तो में। दोस्तों, श्रोताओं जो अभी इस वक़्त आप हमें सुन रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दिवस को मनाने का मकसद ही है कि हम जो भी तमाम गलतफ़हमियाँ हैं, जो अफ़वाहें हैं, जो ऐसी मिथक, टैबूज़ हैं, उनको हम ख़त्म करें, जागरूक बनें, अपने डॉक्टर के पास हम पहुँचें। अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर्स की, अपने आस-पास आप जाएँ तो सही एक बार डॉक्टर के पास। जी। और बच्चों में ये ट्यूमर बहुत ज़्यादा होता है, 20% के जो मामले हैं वो बच्चों में हैं, बल्कि ब्लड कैंसर जो बच्चों में होता है, ल्यूकेमिया, उसके बाद सेकंड नंबर का कैंसर हुँ। सर बच्चों में यही है ना? जी। तो हम उस पर भी अभी आएँगे। तो सबसे पहले सर थोड़ा ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा बताएँ। हुँ, इतना तो हम जानते हैं कि अखरोट के आकार का होता है, हार्ड होता है। बाकी हुँ। अंदर का कुछ बताएँ ताकि ब्रेन ट्यूमर को हम बहुत आसानी से समझ सकें। जी, अब देखिए, जैसे कई लोग उसमें डिवाइडेड है हमारा ब्रेन। हुँ। फ्रंटल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ये जी, 4 लोब होते हैं। जी। मतलब बेसिकली 2 पार्ट्स में होता है, सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है। सेरिब्रम होता है जो कि बड़ा पार्ट होता है, पीछे सेरिबेलम होता है और पीछे, सर के पीछे। तो आगे सेरिब्रम दैट इज़ डिवाइडेड इनटू फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल। जिसमें फ्रंटल जो एरिया होता है, खासकर लेफ्ट डोमिनेंट रहता है हमारा, मैक्सिमम लोगों का लेफ्ट जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा काम करता है, राइट कम काम करता है। हुँ। इसलिए लेफ्ट वाले जो भी अगर ट्यूमर लेफ्ट में होता है वो जल्दी प्रेजेंट करता है, उसकी प्रोग्नोसिस भी खराब रहती है। ओके। राइट साइड में पेशेंट को पता नहीं चलता, बहुत देर बाद ही
ट्यूमर का बारे में पता चलता है, क्योंकि उसमें हमें कोई फीचर्स नहीं होते उसमें। मैक्सिमम सर दर्द रहता है या कभी कभी दौरे आ जाते हैं पेशेंट को। तो जैसे लेफ्ट एरिया फ्रंटल लोब है, वहाँ पर हम बोलने का एरिया होता है, ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर ट्यूमर हो जाता है तो आदमी को बोलने में दिक्कत हो जाएगी, तो उसको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और टेम्पोरल एरिया होगा तो टेम्पोरल एरिया से आपको सुनने की दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में, उसमें भी बोलने का वर्निकेल एरिया बोलते हैं, तो उसमें भी बोलने में दिक्कत हो जाती है। पैराइटल, तो पहचानना आसान है कि किस हिस्से में हुआ होगा ना? हाँ मतलब फर्स्ट मैक्सिमम, टाइम जब पेशेंट हाँ आपके पास पेशेंट आता आती है है। तो जैसे अब जैसे ऑसिपिटल लोब है, पीछे वाला लोब है, उसमें आई साइट होती है, हमारी आंखों की रोशनी जो होती है, जो जो अच्छा। पीछे ब्रेन उसको जो वो करता है, परसेप्ट करता है, दैट इज ऑसिपिटल लोब। तो जी वहाँ ट्यूमर होगा तो उसको देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और जी। पैराइटल लोब में ये होता है कि हमारी सेंसेशंस होती हैं, तो राइट साइड में सेंसरी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी कि पैरालिसिस अटैक में। पैरालिसिस नहीं होगा, मतलब सेंसेशन में उसको दिक्कत होने लगेगी, मतलब सेंसेस नहीं फील हो रहे। ओके। और ऐसा होता है लेफ्ट में, और फ्रंटल के पीछे वाले पार्ट में, राइट साइड ऑपोजिट, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है। तो लेफ्ट ब्रेन जो है अगर वहाँ होगा, या राइट ब्रेन में लेफ्ट को कंट्रोल करता है, तो अगर लेफ्ट में होगा ट्यूमर तो राइट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। अच्छा। उस एरिया, मोटर जी मोटर जी एरिया होता है, जी एक जी छोटा सा जी। एरिया। तो सिर्फ ब्रेन के लेफ्ट वाले हिस्से में ज्यादा होता है ब्रेन ट्यूमर या राइट में होता है? अभी एच का ज़्यादा पता नहीं चला ऐसा है, नहीं लेकिन है। हाँ ये है कि लेफ्ट में होता है तो पता जल्दी चल जाता है। और जी। उसके बाद दूसरा पिट्यूटरी होता है, ग्रंथि होती है, जिसमें हमारा मैक्सिमम जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे सारे थायराइड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, हम्म। ये सब वहीं से होते हैं, लैक्टेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, सीरम प्रोलैक्टिन। तो ये सब जो हार्मोन्स होते हैं वो उधर से, उसके भी ट्यूमर्स बहुत कॉमन है। इनफैक्ट सेकंड नंबर पे है ट्यूमर सबसे कॉमन। और ये उसके बाद सेरिबेलम में होगा, पीछे की तरफ ट्यूमर होता है, वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। हम्म। और मैक्सिमम तो एक तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, दो तरह। प्राइमरी जो कि ब्रेन से होते हैं, और सेकेंडरी जो ब्रेन में कहीं और होते हैं, वहां और से वो वहां से मेटास्टेसाइज करके, मतलब वहां से होते हुए ऊपर ब्रेन में चले जाते हैं। शरीर के कहीं और हिस्सों से ब्रेन हाँ में जैसे पहुंचते हैं। कॉमनली ब्रेस्ट और चेस्ट में सबसे कॉमन होता है। फर्स्ट इज ब्रेस्ट एंड लंग्स, लंग कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इधर से बहुत ज्यादा मेटास्टेसाइज करते हैं जी पीछे। फैलते हैं। हाँ जी 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 जी। जी। तो उससे ज्यादा कौन से आते हैं फिर? फर्स्ट वाले या सेकंड प्राइमरी वाले? सेकेंड, जैसे ओल्ड एज होगी तो उसमें सेकेंडरी आते हैं, अच्छा। वैसे प्राइमरी आते हैं। प्राइमरी। हम्म। सर तो गांठ, सर में कोई भी गांठ होगी तो क्या वो कैंसरस होगी? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो ट्यूमर्स भी जो, जैसे मैंने बताया पिट्यूटरी एडिनोमा जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, वो भी आपका ग्रेड 1 ही होता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट कर देता है कि भाई, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा एरिया है कि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। हल्का सा कंप्रेशन किसी भी चीज़ में हो जाएगा तो क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे, है ना। जैसे पिट्यूटरी में बढ़ेगा, अगर ऊपर ऊपर की पिट्यूटरी होता है, नाक के ऊपर होता है एकदम, अगर वो जैसे साइज में बढ़ेगा तो क्या, आँख की रोशनी के जो ऑप्टिक नर्व है बिल्कुल बगल से जाती है, तो कंप्रेस कर देगा तो पेशेंट को दिखने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। जी जी जी। और जैसे दूसरा फिर मेनिंजियोमा बहुत कॉमन है। मेनिंजियोमा मतलब जो ब्रेन की कवरिंग होती है, मेनिंजिस बोलते हैं जिसको हम, उसमें ट्यूमर होता है, वो भी ग्रेड 1 ट्यूमर्स ही होते हैं, ग्रेड 2 होता है मैक्सिमम, एनाप्लास्टिक होता है कई बार, या एटिपिकल होता है, वो ग्रेड 2 होता है, तो लेकिन मैक्सिमम ग्रेड 1 ही होता है मेनिंजियोमा, तो वो उनको ऑपरेट करना भी ईजी है, कर सकते, ईजी नहीं कहूँगा लेकिन यह है कि पेशेंट ग्रेड 1 होगा, लेकिन क्या है, कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाता है कि एक तो वो कंप्रेस करता है बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, और जी। दूसरा ब्लीडिंग बहुत होती है। दूसरा सबसे कॉमन है ग्लायमा, जो बहुत कॉमन है, मेनिंजियोमा से इनफैक्ट ज़्यादा कॉमन ग्लायमा होता है। ग्लायल सेल से होता है, जो कि हमारे जो नर्व्स होते हैं, ब्रेन के नर्व्स होते हैं, उसके कवरिंग में होता है। ओह। तो तो ग्लायमा, उससे ब्लीडिंग का खतरा हाँ ज्यादा रहता होगा। ब्लीडिंग का खतरा भी रहता है उसमें। ये होता है कि कॉमन है, वो सेल्स बहुत कॉमन है ब्रेन में बेसिकली, ग्लायल सेल्स जो होते हैं, तो उसमें ट्यूमर ग्लायमा होता है, तो वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक जाता है। जो जी। ग्रेड 4 होता है वो जीबीएम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में बोलते हैं हम उसको, ग्रेड 3 होता है एनाप्लास्टिक, और ग्रेड 2 होता है एटिपिकल होता है, ग्रेड 1 होता है नॉर्मल जी ग्लायमा होता जी है। जी जी जी। थोड़ा कठिन भाषा हो रही है हमारे लिसनर्स के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा। ब्रेन को समझना इतना आसान नहीं है ना? तो सर थोड़ा ये बताइए कि जैसे ब्रेन में जो ट्यूमर हो रहा है तो कैसे हमें मालूम चलेगा कि ये ट्यूमर नॉर्मल है हम्म। और या फिर ये कैंसरस हो रहा है? क्या क्या लक्षण जी दिखेंगे? जी बिल्कुल। देखो मैक्सिमम पेशेंट्स के तो सिम्टम्स एक ही होते हैं, या तो हेडेक होता है, अगर अग्रेसिव ट्यूमर है तो दौरे भी आते हैं, हम्म। मैक्सिमम हेडेक होता है, फिर बाकी जो मैंने बताया, जो इस पार्ट से होगा तो उसको बोलने में, देखने में, ये सब हाँ प्रॉब्लम दिक्कत होने होगी लगेगी। होगी। और पीछे हो जाएगा, पीछे वाले पार्ट में होगा तो तो सर आदमी को एकदम चलने, जब शुरुआत हो रही है कि तभी से नहीं नहीं लक्षण ऐसा दिखना नहीं शुरू होता, होते हैं? नहीं बढ़ होते जाता हैं। है तब होता है बेसिकली। तभी होता है तो सर हाँ किस फेज में आते हैं आपके पास पेशेंट? मैक्सिमम तो लेट फेज में ही आते हैं जी। मतलब थर्ड स्टेज के हैं? हाँ बड़े बड़े साइज के होते हैं, 5-6 सेंटीमीटर के होते हैं, ओह। तो फिर वो तो सर उन्हें आप दिक्कत होती है। ऑपरेट फिर करते हैं? हाँ जी जी जी। तो ऑपरेट करना मतलब सर्जरी इसका इलाज है? लाइलाज है ये बीमारी या नहीं इलाज है नहीं जी, इसका? हमारे तो कई पेशेंट ऑपरेट होकर अभी बढ़िया है, एकदम आते हैं। अब अच्छा। ये ग्रेड 4 जैसे मैं बताया ग्लायोमा होता है, ग्रेड 4 जीबीएम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में, हम्म उसमें लाइफ स्पैन ही 1 ईयर है हम्म पेशेंट्स का। हम्म। अगर इस टाइप के ट्यूमर आ जाएंगे तो फिर तो हम ऑपरेट करने से भी ज़्यादा उसके रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन हाँ जी। ग्रेड 1 है, मेनिंजियोमा है, छोटा ट्यूमर है,
या कोई पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, एक अकॉस्टिक जो भी कान के पीछे होता है, एक अकॉस्टिक न्यूरोमा बहुत कॉमन है, शोनोमा बोलते हैं। अच्छा। 8th नर्व से होता है, जिससे जो हमें हेयरिंग लॉस हो जाता है उससे। ओके, तो अच्छा। वो भी सही है, वो अच्छे ऑपरेट होते हैं। लेकिन ग्लायोमा जो जैसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो जाते हैं, बड़े बड़े तो ट्यूमर, तो कई सारे बुजुर्गों में हम देखते हैं कि हेयर लॉस होता है, तो उसकी वजह क्या है कि भी? नहीं नहीं ऐसा अच्छा, नहीं वो है, तो लेकिन वैसे भी हाँ होता वैसे ही भी है। होता है, उनकी वैसे ही सूख जाती है होने नसें। के बाद, जी, लेकिन जी। ये है कि ये कॉमन होता है जब अकॉस्टिक न्यूरोमा, इस टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, तो वो पेशेंट्स को उसमें दिक्कत होती है सुनने में और जी। बैलेंस में जी, खासकर। जी, जी। सर, हम अक्सर हमें दिनचर्या में आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है जी जी। और बहुत ज़्यादा लोगों में पेशेंट की भी बहुत कमी है, पेशेंस की, तो एकदम गुस्सा भी हो जाते हैं, हम्म हाई टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो हम्म ऐसे लोगों के लिए क्या ज़्यादा खतरा है ब्रेन ट्यूमर का? जी, अभी वैसे अभी इस चीज़ का स्टडी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ वैसे तो आपको हो ही सकता है कि भाई हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन हो हाँ, जाएगा पेशेंट को, हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। उसके बाद ब्लीड हो जाएगा, है जी, ना, ऐसा होता जी। है सर, तो। माइग्रेन का इससे कोई रिश्ता है? नहीं, माइग्रेन का इससे ज़्यादा इससे रिश्ता नहीं है हुँ, माइग्रेन का। हुँ, हुँ। माइग्रेन एक अलग पैथोलॉजी हो गई। जी, जी, जी। आ, तो सर में जैसे अक्सर दर्द रहता है, तो ब्रेन ट्यूमर की आशंका हो हाँ, सकती अगर है? नहीं, अगर ओल्ड एज पेशेंट है, उसको हेडेक हो रहा है, हाँ। तो फिर हम सोच सकते हैं। यंग पेशेंट अच्छा, में तो ओके। कॉमनली माइग्रेन ही होता है, फीमेल्स में खासकर। जी। लेकिन मेल्स मतलब ओल्ड एज हो रहे हैं, 60 से ऊपर है पेशेंट, और पेशेंट को हेडेक है, खासकर दौरा आ रहा है। इनफैक्ट बुक्स में ये कहते हैं कि अगर दौरा आ रहा है 40 ईयर से ज़्यादा है, तो हमें सीटी स्कैन अपलोड कराना चाहिए कराना कि चाहिए। दौरा वो उसको उनको सीटी ट्यूमर स्कैन ना से हो। सर एकदम डायग्नोस हो जाता है? सिटी स्कैन एक बेसिक हो गया। सिटी स्कैन से बस ये पता चल जाएगा गांठ है, उसके हुँ, बाद फिर हम एमआरआई कराएंगे। तो हुँ। एमआरआई में क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या किस टाइप की किस गांठ तरह है। की गाँठ है, उसके और बाद ही बायोप्सी करनी हाँ, पड़ेगी तब उसके पता बाद लगेगा। भी 100% तो रिजल्ट पता तभी चलता है जब बायोप्सी होती है पेशेंट जी, की। जी, जी। सर, तो क्या-क्या लक्षण होने मतलब क्या कहेंगे आप लिसनर्स को कि क्या-क्या लक्षण दिखें कि आप एकदम सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ और डॉक्टर के पास जाएँ? खासकर पेशेंट्स को एक तो बहुत तेज सर दर्द होता हो, खासकर जब वो खांसी कर रहा है या सुबह उठ रहा है। जी। सुबह उठकर सर दर्द हो रहा है उसको, फिर वॉमिटिंग हो रही, उल्टी आ रही है, और उल्टी के बाद उसका हेडेक ठीक हो जा रहा है। खासकर थोड़ा 40 ईयर से ऊपर के पेशेंट्स में, तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए। क्या विजन लॉस हो रहा है पेशेंट को, आँख से देखना एकदम से कम हो जा रहा है, वो एक कॉमन उसका वो है कि हमें सतर्क हो जाना चाहिए। दौरे आ रहे हैं, है ना, तो दौरा भी एक वो है। बाकी हालांकि इंडिया में वो क्यों दिमाग का कीड़ा बोलते हैं, न्यूरोसिस्टस, दैट इज मोर कॉमन। लेकिन सेकंड या थर्ड नंबर, सेकंड इज टीबी, थर्ड नंबर पे ट्यूमर होता है। तो हमें अगर ऐसी चीज़ें हों, खासकर दौरा आना, रोशनी चले जाना, हुँ। तो हमें फिर सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई ये कैंसर ना हो, खासकर ओल्ड एज पेशेंट्स में। जी, 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 तब जी। हमें फिर डॉक्टर की सलाह लेनी जी। चाहिए। तो कितने फ़ीसद यंग लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है? मैं अब तो ज़्यादातर, क्योंकि अब सीटी स्कैन है हमारी हर जगह वो हो गई है, तो हमें एकदम तुरंत डायग्नोसिस कर लेते हैं। हुँ। तो पहले तो ओल्ड एज में ही पता चलता था, अब ये है कि सीटी स्कैन से और एमआरआई से हमें जल्दी डायग्नोसिस का पता चल जाता है, जल्दी एज वाले पेशेंट्स का भी पता चल जाता है। हुँ, 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 हुँ। तो सर, वजहें इसकी अभी तक मालूम नहीं चली हैं कि किन वजहों से ये होता वजह है, है? जी जी, हेरिडिटिक है, ये जेनेटिक हेरिडिटी है? है। जी। हेरिडिटी है जी, बिल्कुल है। क्यों मैंने बोला कि कई जीन्स होते हैं जो कि हमें म्यूटेट कर जाते हैं, मतलब वो नॉर्मल फंक्शन जो करते हैं उसकी जगह कुछ और फंक्शन करने लगते हैं म्यूटेशन की वजह से। हुँ। इस वजह से वो जीन्स जो हैं फिर दूसरे टाइप के हो जाते हैं, उससे ट्यूमर हो जाता है। दैट इज ऑन्को जीन्स और ट्यूमर सप्रेसर, या कुछ एक जीन्स होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जो कि इसलिए बनाए गए हैं कि भाई अगर कुछ ट्यूमर बन रहा है बॉडी में तो उसको मार दे पहले ही। लेकिन जी। अगर वो म्यूटेट हो जाएंगे तो फिर उसमें मुश्किल फिर है। मुश्किल है जी। हुँ, 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 और हुँ। मैं जो सबसे जो एक तो ओल्ड एज होता है जो मैंने बताया, सबसे कॉमनली जो पता चला है दैट इज रेडिएशंस। रेडिएशन से भी होता जी। है ना जी, रेडिएशन से भी होता है। जो जैसे एटॉमिक बॉम्ब था हिरोशिमा नागासाकी में, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स और सारे टाइप के ट्यूमर्स बढ़ गए थे। जी। तो ये तो श्योर शॉट वो है कि ये है कि जितनी भी ये मोबाइल से निकलने वाली हम्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, जितना केमिकल हैं, हाँ जी जितना हम इनके संपर्क में रहेंगे, तो वो जी। अभी कल ही हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है, तो नए-नए आंकड़े आए हैं कि जो हम समुद्र में तो अरबों टन कचरा केमिकल पहुंच ही चुका है। जी जी। तो उस नमक को जो हम वहां से खाते हैं, उस नमक में भी पर केजी का कुछ आंकड़ा दिया गया कि पर केजी में कितने पार्टिकल्स हम प्लास्टिक के खा रहे हैं। यस यस यस, हाँ ये मैंने भी पढ़ा था। तो हाँ, तो ये चीजें भी सब ब्रेन ट्यूमर या इन हाँ, तमाम तरह के तमाम कैंसर्स का तरह की जो कारण भी बनेंगे ही। हाँ कैंसरस तो है ही ये। हम्म। ये सब जो है केमिकल्स हो गए और रेडिएशंस हो गए, ये तो कैंसरस तो होती है। जी, जी, जी। सर, रिसर्च कितनी हो रही है इस पर ब्रेन ट्यूमर पर? ये अ, रिसर्च तो हो रही है कि जी ऑपरेट के बाद भी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, कौन सी कीमोथेरेपी स्टार्ट करी जाए कि भाई ट्यूमर उसके बाद वापस से ना हो। क्योंकि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है ब्रेन के साथ, बाकी ऑर्गन में ही प्रॉब्लम। ये ठीक है कि भाई हम जितना ट्यूमर हो उससे एक्स्ट्रा ही निकाल देते हैं। जिससे क्या अच्छा। होता है कि ओह! अगर कोई ट्यूमर सेल्स इधर उधर ही पड़े होंगे तो वो रिकरेंस होने के आ चांस कम हो जाए। जाते हैं। ओके। लेकिन ब्रेन के साथ ऐसा नहीं है जी। ब्रेन के साथ हम ओह! अगर 1 सेंटीमीटर इधर चले गए तो पेशेंट को डेफिसिट आ सकता है, या ओह! फिर
वो वेंटिलेटर पे ये भी जा बहुत ही सकते हैं। रोचक और दुर्लभ जानकारी हम तमाम लोगों के जी लिए, जी जी, तो क्योंकि इसलिए हमारे ब्रेन साथ ऐसा है कि आप कुछ मतलब उसमें एक्स्ट्रा नहीं एक्स्ट्रा कर कुछ सकते। नहीं कर जी जी, सकते हमारे हैं। साथ यही प्रॉब्लम है जी। जी, हम जी, जी। तो मैं फिर इसकी पुनरावृत्ति होने की, रिपीट होने की जी संभावनाएँ, जी आशंकाएँ बढ़ बिल्कुल जाती हैं। होती है जी, होती है। अगर हम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, हाँ। जो कुछ जिसमें किसी किसी में बहुत कम होता है, जिसमें हम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, हुँ, छोटा ट्यूमर हो, हुँ। तब हम निकाल सकते हैं, तो रिकरेंस की ऑब्वियस बात है, चांस कम हो जाते हैं। जी, जी, जी। सर, और बच्चों में सर क्यों होता है ये रोग इतना ज़्यादा? बच्चों 30% में बच्चों में हो रहा जेनेटिक्स मेरे है। को लग रहा है कि सिंड्रोम्स होते हैं कई टाइप के। जी। लीफ रोमनी सिंड्रोम, फाइब्रोमेटोसिस होता है, हुँ, NF1 जीन्स होते हैं, NF1 NF2 ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है। तो हमें अगर ऐसा लगता है बच्चों में, तो ये जब जैसे अगर पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर मतलब पीछे ट्यूमर कॉमन होता है हुँ, बच्चों में, हुँ, तो वहाँ पर और भी जगह हम देखते हैं कि भाई और जगह ट्यूमर्स ना हो, जैसे एब्डोमेन में भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अच्छा। पूरी स्पाइन का भी MRI कराते हैं कि वहाँ पर भी ट्यूमर ना हो। जी, जी, जी। खासकर मेड्यूलोब्लास्टोमा ये सब होता है, जो कि नीचे भी जा सकता है। एपेंडाइमोमा, ये ओह! ट्यूमर्स होते हैं जो कि नीचे भी जा सकते हैं स्पाइन जी, में। जी, जी। तो तो अभी तक फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे जो आजकल दिन-रात मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो इसकी एक बड़ी वजह है। लेकिन ये आंकड़ा मैं कहीं देख रही थी कि पिछले साल तक जो कि 1% होता था, अचानक से 20% में आ चुका है बच्चों में। तो जी, जी। कहीं न कहीं कुछ कहीं न वजहें कहीं तो कुछ-कुछ होंगी वजह ही। हैं जो कि एक्स्ट्रा स्टडीज़ की ज़रूरत है इसमें, कि क्या जी, रीज़न जी, है। जी। उसके लाइक अलावा चारों तरफ हमारा पॉल्यूशन तो है ही, जी, बिल्कुल, प्लास्टिक, बिल्कुल, ये बिल्कुल। केमिकल्स, जी, जी। धुआँ गाड़ियों का, तो ये वजहें भी सर होंगी बिल्कुल, ही। बिल्कुल जी, जी, तो बिल्कुल। सर क्या संदेश आपका होगा चलते-चलते, जो लोग झाड़-फूँक में विश्वास रखते हैं, इस तरह के हुँ, तमाम लोगों के लिए क्या संदेश है? मैं ये कहता हूँ कि जी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज कराएँ, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें जितना देरी करेंगे ही, उतना ही पेशेंट की बचने की संभावना और ठीक होने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए ऐसा लगता है कि आपको, जैसे लगता है हल्का-सा भी कि ये सब जो मैंने बताया सिम्पटम्स ऐसे आ रहे हैं, तो आप फिर तुरंत एक बार दिखाई दीजिए, है ना? उसमें अगर सीटी स्कैन हो जाए, एक बेसिक सीटी स्कैन भी हो जाए, तब भी उसमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, कुछ नहीं है अंदर गाँठ ना। जी, तो जी। इसलिए फिर ये मेरे को लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी इलाज कराना जी। चाहिए। सर, आपकी अपनी मेडिकल लाइफ़ जितनी भी अभी तक आपका हुआ है टाइम, जी, जी। उसमें कितने पेशेंट आपने ब्रेन ट्यूमर के ठीक किए हैं? अभी मैंने कितने टोटल, सर, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं अभी ये? मैं 3 साल से सुशीला तिवारी में हूँ, उससे पहले 3 साल MCH करी, तो 6 ईयर्स तो हो गए मुझे। जी। तो उसमें मेरे को लगता है कि 400-500 तो करे होंगे ब्रेन ट्यूमर्स अच्छा, ऑपरेट तो किए सर होंगे। वो सब सही है? या हाँ, नहीं काफ़ी सही है। हुँ। मतलब मैं बोलूँगा अगर टोटल देखा जाए तो 70-80% तो इम्प्रूव्ड है पेशेंट। अच्छा, अच्छा। 20-30% जब हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कोई बहुत डेप्थ में ट्यूमर हो गया, बहुत हाई ग्रेड ट्यूमर हो गया, तब हमारे हाथ में नहीं होती, ज़्यादातर तो पेशेंट ठीक रहते हैं। जी, तो सर इसमें कितना फ़ीसद पेशेंट आपके पास फर्स्ट या सेकंड स्टेज तक पहुँचे हैं? मैक्सिमम तो हमारे लास्ट स्टेज पे पहुँचते हैं। ओह! तो तब भी आपने 70-80% बचे हैं जी, जी, लोग। जी, जी। तो मतलब ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, बस थोड़ा सतर्कता हम रखें, सतर्कता थोड़ी रहनी चाहिए। जागरूकता रखें, तो जी, हम जी। एकदम से इसको कर सकते हैं। जी। तो सर, अगर पेशेंट आ गया ब्रेन ट्यूमर का, तो फिर सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, हुँ। उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? उसके बाद जैसे सीटी स्कैन, MRI होता है, फिर MRI हम देखते हैं किस टाइप का ट्यूमर है। हम प्लान करते हैं, फिर पेशेंट को प्री एनेस्थेटिक वर्कअप, रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, हुँ, और फिर प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। उसके बाद पेशेंट को एडमिट कर हम फिर उसको ऑपरेट करते हैं, जल्दी से जल्दी ही ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स को तो। ओके, ओके। उसके बाद फिर रेस्ट उसके कितना बाद एडमिट ये है कि रहना होता है? 10-15 दिन तो 10 दिन तो रहते ही हैं जी, पेशेंट। जी। टाँके-वाँके, कई पेशेंट को हम बोलते हैं चले जाओ, ज़्यादा मैक्सिमम लोग पहाड़ से होते हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि यहीं से हम टाँके कटवा कर जाएँगे। अच्छा। तो हम टाँके 10-15 दिन रखकर टाँके काट कर फिर भेज देते जी, हैं। उसके बाद उनके लिए क्या सलाह होती है आपकी? उसके बाद हम ये बोलते हैं कि जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं, खासकर दौरे की, वो मतलब मैक्सिमम तो 3 इयर्स 4 इयर्स तक चलती रहेगी, कईयों को ज़िंदगी भर चलानी पड़ती है। अच्छा, और फिर रिपीट MRIs कराते हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में, कि अच्छा, कितना 6 मंथ। ट्यूमर है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, या अच्छा। वापस से हुआ है नहीं हुआ है। जी, तो एक तरह से ज़िंदगी भर उनको अपना फ़ॉलो-अप हमेशा के लिए करना ही पड़ता है, जी, 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 ज़िंदगी भर पेशेंट्स को। फ़ॉलो-अप। जी, जी। जी, सर इसमें मेल-फीमेल का भी कुछ रेशियो है कि ज़्यादा किसको होता है? इसमें मेल्स को कम ज़्यादा है, फीमेल्स को थोड़ा कम है। अच्छा, ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा मेल्स थोड़ा को ज़्यादा बहुत कम फ़र्क है। है। जी। जी, जी, जी। तो बहुत शुक्रिया सर, इतनी जानकारी आपने दी, और लगातार हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स के जी, लिए जी, रहें, क्योंकि वैसे ही न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन बहुत कम मिल पाते हैं, तो एटलीस्ट इन वार्ताओं के बहाने ही कुछ बातचीत हो पाए। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती वक़्त देने के लिए। जी, थैंक यू। जी, जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, कोई फीडबैक हो, कोई क्वेरीज़ आपकी हों, कुछ सवाल हों, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर-दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।